1987 से पहले के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। ठीक है, अब किसके पास, आपने तो बिहार का एग्जांपल दिया, दिल्ली में किसके पास होंगे अपने माताजी और पिताजी के डेट ऑफ बर्थ और उनके डॉक्यूमेंट्स 1987 से पहले के? मुझे नहीं लगता कि 5-10 से ज्यादा लोगों के पास होंगे, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। तो मांगी ऐसी चीज लो जो होनी नहीं है। ये डिटेंशन सेंटर्स में डालने की तैयारी है। मुसलमानों को इसमें सबसे कम नुकसान इसलिए होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा उनके पास होंगे, क्योंकि उसकी दो वजह है, क्योंकि उनके ऊपर तो सबसे बड़ा खतरा है, तो वो तैयारी करके रहते हैं, और उनके पास उनके पूर्वजों के, दादा के, परदादा के डॉक्यूमेंट जमीनों के होंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के पास कुछ नहीं होगा। महिलाओं के पास क्या डॉक्यूमेंट होगा? आपके पास, महिलाओं के पास तो कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होने का सवाल ही नहीं उठता। 2004 और 6 से पहले तो कोई प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकती थी महिला, खास तौर पे जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाली महिलाएं। देखिए कि मोदी जी अपना कोई भी सर्टिफिकेट कहां से देंगे? तो मोदी जी का वोट छीन लिया जाए, छीन लिया जाए, यही बात है। अब ये बात कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता। ये जो हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं, उनसे डॉक्यूमेंट मांग के देख लो। सबसे पहले नेताओं से ही मंगवाया जाए, उनसे ही कहा जाए कि वही ला के रखें। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी ला के दें पहले मुझे। बिहार के हैं, बिहार से ला के दें। पासपोर्ट तो उन्होंने खैर बनवा लिया, अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना लिया होगा। पासपोर्ट छोड़ के मोदी जी, अमित शाह जी, ये डॉक्यूमेंट्स 11 के 11 ला के दें मुझे। 1987 से पहले के लाके तो दें। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, और उससे पहले जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि वोटर्स लिस्ट को जिस तरीके से वहां दोबारा एक बार कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जो कुछ एक नॉर्मल प्रोसीजर के जरिए, वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है। पर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इलेक्शन कमीशन को घेर रही हैं, और उनका ये कहना है कि वो इसे एनआरसी से जोड़कर देख रही हैं। उनका कहना है कि बिहार में दबे पांव सरकार जो है इलेक्शन कमीशन की मदद से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। अब इसका क्या असलियत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इसका कितना असर पड़ेगा बिहार चुनाव में, और बिहार के मतदाताओं का क्या कुछ होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ महमूद प्राचा जी हैं। और मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन डाला था, उसी दिन सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने ये मुद्दा उठाया था। और आज 24 तारीख, शायद 24 जून को उन्होंने जब ये नोटिफिकेशन डाला था, तो सबसे पहले ये मुद्दा आपने उठाया था। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, और किस तरीके से प्रभावित करने जा रही है बिहार की चुनावी राजनीति को? नहीं, बिहार की नहीं, पूरे देश की। क्योंकि हम लोग सीए एनआरसी के टाइम पे पूरे देश में लोगों को इसके बारे में एजुकेट करने के लिए और उस आंदोलन को सभी जगह मदद करने के लिए गए थे। तो ये सीए एनआरसी के समय पे जो एक बड़ा आंदोलन हुआ था देशव्यापी, उसमें हम लोगों का हिस्सा रहा था। इसीलिए हम लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इस बार भी सबसे पहले लोगों को आगाही करें, क्योंकि ये जो एक बड़ा खतरा जो सरकार उस समय इतने बड़े आंदोलन से एक तरीके से चौकन्नी होके एनआरसी लागू नहीं कराई थी। ये एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया बिहार ने पूरे देश में स्टार्ट कर दी है, जिससे जनता का, सिर्फ गरीब तबकों का, वीकर सेक्शंस का, एससी एसटी खास तौर पे, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग जो है, उनके सिर्फ वोट नहीं जाएंगे, उनकी नागरिकता ही चली जाएगी, उनकी जमीन चली जाएगी, घर चले जाएंगे। जो उन्होंने डिग्रियां ली हैं आजकल, मोदी जी की तरह वाली नहीं, असली डिग्रियां जो ली हैं वो सब चली जाएंगी। उनका ट्रेवल करने का मतलब, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी तो आपको नागरिक होना आवश्यक है ना, अपना कोई कार्ड दिखाने का, वो सब अधिकार चले जाएंगे। और उनको डिटेंशन सेंटर्स में डालने की तैयारी करने की जो प्लान बनाया है सरकार ने, उसके खिलाफ हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि हम सबसे पहले जनता को आगाह करें। हमने किया। उसके बाद जो दूसरे लोग भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी आधे मन से ही कर रही हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया है। लेकिन मैं ये आपको साफ साफ तौर पे बता रहा हूं कि ये एक्सरसाइज जो की जा रही है पूरी तरीके से गैरकानूनी है, पूरी तरीके से अपराध है जो चुनाव आयोग के अधिकारी इस लेवल पे कर रहे हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज तो रेगुलर एक्सरसाइज होती है, और ये करने का प्रक्रिया साफ तौर पे मैंने पहले भी बताया था, धारा 21 में मौजूद है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। उसमें बीएलओ का जो प्रयोग हो रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ये काम जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स होते हैं उनका है। उनको एक वर्कर के तौर पे बीएलओ को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी धांधली और गड़बड़ी होगी और हो रही है।
अब तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो अखबार भी हैं वो भी लिख रहे हैं कि करोड़ों लोगों के, लाखों नहीं, करोड़ों लोग वो डॉक्यूमेंट्स दे ही नहीं पाएंगे जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, क्योंकि 1987 से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, उसकी कॉपी किसके पास होगी? सर, बिहार एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहां अक्सर बहुत बड़े एरिया में बाढ़ आता है। उसके अलावा अगर पिछड़ेपन की बात करें तो वहाँ एजुकेशन की क्या हालत है वो सभी जानते हैं। ऐसे में लोगों से पासपोर्ट मांगना, लोगों से उनके 10th की मार्कशीट मांगना, वो जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी है इलेक्शन कमीशन ने, उस पे कहीं ना कहीं संदेह है कि वो कहाँ से लोग लाएंगे। और उसके अलावा दूसरा एक सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से पहले जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 1 लाख वॉलंटियर्स हैं। जब इस मामले को थोड़ा सा हवा मिली और इस मामले को लोगों ने उठाया तो महज 3 दिन के अंदर उन्होंने जो दूसरा नोटिफिकेशन निकाला उसमें उन्होंने कह दिया कि 4 लाख वॉलंटियर्स हैं, हम जल्द से जल्द ये पूरा प्रकरण पूरा कर लेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग से ऐसा समझना कि वो कोई भी बात अब सच बोलने के काबिल रह ही गया है। खास तौर पे चुनाव आयोग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो टॉप लेवल पे हैं, यही अपने आप में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं और वो हर बात जो वो बोलते हैं वो झूठी होती है। कोई भी 1% भी चांस नहीं है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी बात कही जाए वो सच हो। इसमें कोई चांस ही नहीं है। अभी आप 4 लाख का भी बोल देंगे कि वो भी कम है, तो वो बोल देंगे 40 लाख है। उनका कुछ जेब से जा रहा है, बोलना ही तो है। और उसके खिलाफ कोई मजबूत आंदोलन होना नहीं है, क्योंकि विपक्ष की पार्टीज जो है वो सिर्फ एक ट्वीट करके या एक डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन में जाके और चाय वाय पी के वापस आ जाते हैं और घर में जाके सो जाते हैं। तो सबसे बड़े गुनहगार तो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, जो एकदम लचर तरीके से, मुझे नहीं समझ में आता कि जो उनकी टॉप लीडरशिप भी है वो किस प्रकार से नजरअंदाज कर रही है। जो स्लीपर सेल्स हर एक पॉलिटिकल पार्टी में अपोजिशन की घुस चुके हैं, तो उनका जब तक स्लीपर सेल्स का इंतजाम नहीं होगा, लीडरशिप अवेयर नहीं होगी, और लीडरशिप बहुत दिन तक इन इल्जामों से बच नहीं पाएगी। मैं ये सीधा बता रहा हूँ, देश की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है बीजेपी और आरएसएस से, और अब कहीं ना कहीं विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने लगी है, क्योंकि वो रोक नहीं पा रहे ना चोरों को। जो जिम्मेदारी विपक्ष की है बेईमानी करने से सत्ता पक्ष के लोगों को रोकना, वो पूरी तरीके से नाकाम है। कोई मजबूत आंदोलन खड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष के लोग। तो बिल्कुल देश की जनता जो है विपक्ष से सवाल करना चाहती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रोकेंगे इन सारी बेईमानियों को। विपक्ष का नारा ये भी है कि 2016 में नोटबंदी की गई थी, अब इस पूरे प्रकरण के जरिए वोटबंदी की जा रही है। दूसरी तरफ आप जैसे जो लोग थे जिन्होंने सीए एनआरसी के दौर में भी लोगों को जागरूक करने का काम किया, सरकार का विरोध किया, इस पूरे मामले को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा होता है तो क्या सिर्फ एक ही तबके का नुकसान होगा, या बिहार में जो पिछड़ी जातियों का पूरा अब तक चुनाव में, राजनीति में सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो भी इसमें मात खाएंगी? देखिए, ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, इस किसी भी गंदे घिनौने काम करने का बहाना मुसलमानों को लिया जाता है। मैं साफ साफ तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों का इसमें सबसे कम नुकसान होगा। ये हमने बिहार, असम में भी साबित करके दिखाया है, पूरी दुनिया ने देखा है। सबसे ज्यादा नुकसान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों का हुआ असम में भी, और 75% लोग ये थे, और महिलाओं का निकले। अब मुझे ये बता दीजिए आप, उन जैसा मैं आपको बता ही रहा था जब आपने सवाल पूछा बीच में, 1987 से पहले के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ठीक है। अब किसके पास, आपने तो बिहार का एग्जांपल दिया, दिल्ली में किसके पास होंगे अपने माताजी और पिताजी के डेट ऑफ बर्थ और उनके डॉक्यूमेंट्स 1987 से पहले के? मुझे नहीं लगता कि 5-10 से ज्यादा लोगों के पास होंगे। पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। तो मांगी ऐसी चीज लो जो होनी नहीं है। अब एक चीज मेरे पास नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में तो होनी चाहिए ना। मैं जाके सरकार से रिकॉर्ड मांगू तो सरकार के रिकॉर्ड में देंगे नहीं, तो गलती किसकी हुई? सरकारी अधिकारियों की ना। सजा कौन भुगतेगा? जिसकी कोई गलती नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के तरीके हैं, लोगों को धोखाधड़ी देने के तरीके हैं। इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जरूरत क्या थी? बिहार से पहले 2003 में ये रिवीजन हुआ था जब बिहार में, उसके बाद ये इस तरीके से अचानक से स्पेशल रिवीजन जो किया जा रहा है, क्या जरूरत थी इसकी? इससे बड़ा भी झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता ना, यही बात है। क्योंकि वो चुनाव की तरफ से आधिकारिक एक सूचना जारी हुई कि 2003 के बाद कभी नहीं हुई, एक्साइज तो हुई नहीं। तो ये जो 25 सालों में क्या सब लोग जो तनख्वाहें लेके जो इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ईआरओस को, इंटेंसिव रिवीजन जिसकी बात की जा रही है, इंटेंसिव रिवीजन में जो लोग करने जाते हैं उनके सर पे सींग निकल आते हैं। बताइए आप मुझे, इंटेंसिव रिवीजन नाम दे दिया एक फ्रॉड करने के लिए, तो बाकी समय में जाके क्या करते हैं लोग? ये तो हर 3 महीने में ये उनकी ड्यूटी होती है ईआरओस की
कि वो कंटिन्यूअसली इस काम को करें। तो वो इसका मतलब 25 साल से सो रहे थे वो लोग, 24 साल तक सो रहे थे, उन्होंने अपना काम नहीं किया, तो पहले उन सारे अधिकारियों को तो सजा दो आप, वो तो अपराध है ना। ये एक चीज इंटेंसिव लिख दी उसको तो उनके सर पे सींग निकल आए, कुछ वो दूरबीनें लेके जाएंगे अब लंबी लंबी। ये सब बकवास है, झूठ है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने की बात है, लोगों को बहकाने की। और विपक्ष को की बड़ी सभ्रांता से बात करता है विपक्ष। अब ये कह रहा है, मुझे तो दुख होता है, मतलब हंसी भी आती है, दुख भी होता है, रोना भी आता है। वो ये कह रहे हैं कि ये काम जो है 25 दिन में 30 दिन में कैसे होगा। अरे ये काम पूरी तरीके से गैर कानूनी है, ये होगा ही क्यों? आप तो खुद ही उनके जाल में आ गए कह के इतने कम टाइम में करा रहे हो। इसके अलावा जो इनको जब तक सीधे सीधे नहीं बोलोगे, तुम बेईमानी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बिल्कुल जनता को गुमराह कर रहे हो, कुछ लाभ नहीं होने वाला। इसके बाद जो वोट बंदी की बात की जा रही है, तो विपक्ष की अगर हम बात करें तो पप्पू यादव का कहना है कि इसका जनता को बहिष्कार करना चाहिए, और जब वो लोग आए आपके घर में इस तरीके की किसी भी आपसे सब दस्तावेज मांगने के लिए, आपसे पूछने के लिए, तो उन लोगों से कोई दस्तावेज उनको मत दीजिए, उनसे बात मत करिए, उनका बहिष्कार करिए। बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूं, और उनको पकड़ के ले जाके पुलिस के हवाले करना चाहिए। कि ये इन्होंने अपनी ड्यूटी आज तक नहीं की इतने सालों तक, तो इसका मतलब यही चोर हैं, इन्होंने अपराध किए हैं, पहले उसकी एक्शन इसके खिलाफ लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली है, उसका भी मुझे बहुत मतलब सबसे बड़ा खतरा तो अब ये आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे फैसले आएंगे नहीं आएंगे, वो तो यही लोग जाने जो भाग के हर छोटी सी बात पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे से एक तरीके से हर बार हार के, मतलब कंसिस्टेंटली हर बार आके ये कह देते हैं कि जी हमारी न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे आपको जब पता है वहां खतरा है, आप जाते क्यों वहां पे? तो उससे जो पीसफुल प्रोटेस्ट करके हम इसको रोकने का प्लान बना रहे थे, उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मैं इस स्ट्रेटेजी से बिल्कुल सहमत नहीं रखता हूं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट जाना सबसे बड़ा खतरा मोल लेना है। और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है हमारे पास सीधे क्यों आते हो? तुम पहले निचली अदालतों में जाओ, तैयारी करो, सबूत लाओ। बिना किसी तैयारी, बिना किसी सबूत के आप एक संस्था हो बड़ी, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो मेरे ख्याल से इससे आरएसएस और बीजेपी की हर बात मदद हुई है, इस बार भी मदद ही हुई। इसके अलावा एक और सबसे अहम सवाल ये है कि आधार कार्ड, जिसको लेकर बीजेपी ने जब सत्ता में आई उन्होंने बहुत हुआ मचाया कि बस एक आधार कार्ड आपके पास होगा, हर चीज को उससे लिंक करने की कोशिश की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंततः रोक लगाई। और अब उसी आधार कार्ड को बिहार में जब लोग कहते हैं कि हमारे पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उसकी कोई कीमत नहीं है। फिर आप लोग बेसिक बात फिर भूल रहे हो, वो सब झूठ बोलते हैं। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो हर बात झूठ बोलते हैं, वो सच कभी बोल ही नहीं सकते। तो उस समय भी झूठ, अब भी झूठ। अब आप मतलब इसमें अपना लॉजिक देते रहो, आपका कितना जबरदस्त 100% सटीक लॉजिक है कि आधार कार्ड तो आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा सबूत था, और आप उसी को नहीं मान रहे। तो एक आम आदमी के लिए जो निष्पक्ष है, जो एक संवैधानिक जगह पे बैठा है, उसके लिए आर्गुमेंट है ना, जो लोग झूठे बेईमान चोर हैं वो तो है ही, ये काम करने के लिए तो है वो। तो ये आर्ग्यूमेंट ही बेकार हैं, जो चोर हैं उनको चोर कहना पड़ेगा। और उसके सबूत तो एक नहीं, ये अभी आधार कार्ड का सबूत है। आप दुनिया का कोई डॉक्यूमेंट ले जाइए, उनके खिलाफ जा रहा हो क्या, हम इसे मानते ही नहीं। एक आखिरी सवाल, मोदी जी अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे, मुझे ये बता दीजिए। उसके अलावा एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि मोदी जी अपना कोई भी सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे? तो मोदी जी का वोट छीन लिया जाए, छीन लिया जाए, यही बात है। अब ये बात कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता। तो सबसे पहले नेताओं से मांग लेना चाहिए। ये जो हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं, उनसे डॉक्यूमेंट मांग के देख लो। सबसे पहले नेताओं से ही मंगवाया जाए, उनसे ही कहा जाए कि वही लाके रखे। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी लाके दें पहले मुझे, बिहार के हैं, बिहार से लाके दें। पासपोर्ट तो उन्होंने खैर बनवा लिया, अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना लिया होगा। पासपोर्ट छोड़ के मोदी जी, अमित शाह जी, ये डॉक्यूमेंट्स 11 के 11 लाके दें मुझे। 1987 से पहले के लाके तो दें। तो इन तमाम चीजों के बाद इस देश में वोट के अधिकार का क्या स्तर रह गया है, कितनी अहमियत रह गई है, कैसे देखते हैं इसे आप? ये सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, नागरिकता छीनने का। आपकी शिक्षा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका घर, आपकी नौकरी, आपकी आजादी छीनने का ये डायरेक्ट कार्रवाई है, डिटेंशन सेंटर्स में डालने का। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और मेरी बात लोग हमेशा देखते हैं, आज नहीं मानते तो कल वही होता है। ये डिटेंशन सेंटर्स में डालने की तैयारी है। मुसलमानों को इसमें सबसे कम नुकसान इसलिए होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा उनके पास होंगे, क्योंकि उसकी दो वजह है।
क्योंकि उनके ऊपर तो सबसे बड़ा खतरा है, तो वो तैयारी करके रहते हैं। और उनके पास उनके पूर्वजों के, दादा के, परदादा के डॉक्यूमेंट जमीनों के होंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के पास कुछ नहीं होगा। महिलाओं के पास क्या डॉक्यूमेंट होगा? आपके पास, महिलाओं के पास तो कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होने का सवाल ही नहीं उठता। 2004 और 6 से पहले तो कोई प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकती थी महिला, खास तौर पे जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाली महिलाएं, तो उनके तो सब गए ना, नाम सिरे से गए। ये इतना सीरियस मैटर है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सिर्फ और सिर्फ ताड़न सेंटर के अधिकारी, सिर्फ और सिर्फ ताड़न के, वो भी डिटेंशन सेंटर में अंदर ले जाके ताड़न के अधिकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो महमूद प्राचा उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत पहले ही इस पूरे षड्यंत्र की बू जो है वो सूंघ ली थी और उसके बाद उन्होंने इस पर आगाह करने का भी काम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।